हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एमआर एकेडमी पर स्वागत है। तो आज से हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समुच्चय। तो चलिए हम समझते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं और इसका विकास मतलब किसने किया था, इसका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो समुच्चय है इसका सिद्धांत किसने दिया था। तो अगर हम बात करें समुच्चय का सिद्धांत, जो समुच्चय है उसका सिद्धांत किसने दिया, तो इसका जो सिद्धांत है वो दिया था जॉर्ज कैंटर ने। किसने दिया था? जॉर्ज कैंटर ने दिया था। ठीक, तो आई होप अब हमने ये समझ लिया कि इसका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो वो जॉर्ज कैंटर ने दिया था। अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। किसको समझते हैं? अब इसकी परिभाषा को। तो इसकी परिभाषा को जब हम देखते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं। तो समुच्चय कहते किसको हैं? जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। किसे? कि वस्तुओं का जो संग्रह होगा उसको हम समुच्चय कहेंगे। लेकिन जो संग्रह होगा ना वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। उसके बारे में जो जानकारी है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सुस्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, ना कि स्पष्ट। यहाँ पर स्पष्ट की जगह पर सुस्पष्ट कहा गया है। सुस्पष्ट का मतलब होता है बिल्कुल सटीक जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो क्या है यहाँ पर? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है सुपरिभाषित, तो वस्तुओं का संग्रह तो होना चाहिए लेकिन कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। मतलब उसके बारे में जो जानकारी है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, नीट एंड क्लियर, मतलब वेल डिफाइंड होने चाहिए, उसमें कोई कमेंट ना कर सके। ठीक, तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि इसके एग्जाम्पल किस तरीके से हम इसके एग्जाम्पलों को समझते हैं। जैसे 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 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षरों का संग्रह होगा वो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उसके बारे में सुस्पष्ट जानकारी है और उनको हम आराम से बता सकते हैं। ये है बिल्कुल क्लियर जानकारी है, उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते। अब जैसे कि अगर एक और एग्जांपल हम इसके तौर पे समझे कि ये समुच्चय होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने कहा क्लास में इंटेलिजेंट का मतलब प्रतिभाशाली, क्लास में प्रतिभाशाली बच्चों का संग्रह, क्या यह समुच्चय होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास में जो बच्चे हैं हमें नहीं पता कि उसमें कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मतलब प्रतिभाशाली हैं। तो उसके बारे में सुस्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि हम कैसे पता करेंगे कि यह कितना इंटेलिजेंट है और कितना इंटेलिजेंट नहीं है? तो उसके बारे में जानकारी तो है लेकिन सुस्पष्ट जानकारी नहीं है। इसलिए जब हम ये कहेंगे कि क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों का समुच्चय, तो यह एक समुच्चय नहीं होगा। अगर हम ऐसे बात करें कि भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाजों का समुच्चय, तो इसमें भी हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते कि भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन होंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी प्रतिभा पर निर्भर करता है और प्रतिभा हमेशा दूसरे से कंपेयर करके निकाली जाती है। तो ये एकदम वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह भी क्या है? समुच्चय नहीं होगा। ठीक, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो इसमें हम और एग्जांपल समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये भी क्या है? जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जो संग्रह है वो भी क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो ये भी क्या कहलाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं ना, 5 होते हैं। वेल डिफाइंड जानकारी है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर जानकारी है, स्पष्ट जानकारी है।
इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी एक समुच्चय होगा। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज के सभी प्रकारों का समुच्चय, त्रिभुज के सभी प्रकारों का समुच्चय, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी होती है, बिल्कुल सुस्पष्ट जानकारी होती है, इसलिए यह भी एक क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत की, भारत की सभी नदियों का समुच्चय, नदियों का समुच्चय। अब भारत की सभी नदियों का समुच्चय, ये तो समुच्चय कहलाएगा, लेकिन हमने ये कहा कि भारत की सभी बड़ी बड़ी नदियों का समुच्चय, तो ये समुच्चय नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे सुस्पष्ट जानकारी नहीं निकलती है कि कौन सी नदी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। एक छोटी सी नदी उससे थोड़ी बड़ी नदी भी उससे बड़ी नदी बन जाएगी। इसलिए अगर यहाँ पर भारत की सभी नदियों का समुच्चय दे रखा है तो ये समुच्चय कहलाएगा। अगर यहाँ पर दे दिया जाए भारत की सभी बड़ी नदियों का समुच्चय, तो वह समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सुस्पष्ट जानकारी होती है कि विषम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, उसमें भी कोई कमेंट्स नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सुस्पष्ट जानकारी है, वेल डिफाइंड होती है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो वो भी एक समुच्चय होगा। जैसे अगर मैंने कहा के से पहले आने वाले अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय, तो के से पहले आने वाले अक्षरों का समुच्चय भी क्या होगा, बिल्कुल समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में भी सुस्पष्ट जानकारी है, के से पहले कौन कौन से अक्षर आते हैं, इसको आप आराम से बता सकते हो और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं, कोई कमेंट नहीं की जा सकती, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी एक समुच्चय होगा। नेक्स्ट इसमें एक और एग्जांपल हम देखें, जैसे मैं कहता हूं, जैसे तुलसी दास जी की, तुलसीदास जी की सभी रचनाओं का समुच्चय, सभी रचनाओं का समुच्चय, तो ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने जितनी भी रचनाएं की होंगी, उन सब के समुच्चय को हम क्या कहेंगे, संग्रह को क्या कहेंगे, समुच्चय, क्योंकि स्पष्ट जानकारी होगी, क्योंकि उन्होंने अगर रचना की है तो उनको अगर हम कलेक्ट करेंगे तो उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता ना, तो इसलिए ये भी क्या होगा, तुलसीदास जी की सभी रचनाओं का समुच्चय भी क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो आई होप अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि समुच्चय हम किसे कहते हैं। ठीक, अब हम यहां देखेंगे समुच्चय के प्रकार, क्या समझेंगे, सॉरी, समुच्चय के प्रकार समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो समुच्चय है उसमें कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट ये है कि यदि यदि x x a का अवयव है, x a का अवयव है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे x बिलोंग्स टू a। और दूसरा पॉइंट ये है कि यदि x a का अवयव नहीं है तो हम कहेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर x a का अवयव है तो हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू a, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि x a का अवयव नहीं है तो हम उसको लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a। चलिए, तो अब जैसे कि मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय की बात करते हैं, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो मैंने माना है, माना a बराबर कह दिया है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a b c d, सॉरी स्वर की बात हो रही है ना, तो a
EIOU। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ए जो है वो समुच्चय तो है, लेकिन किसका है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो यहाँ पर ये जो दे रखे हैं, ये सभी ये जो दे रखे हैं, इनको हम बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। इसको अवयव बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो ये क्या है? समुच्चय के अवयव है। और ये जो पूरा दे रखा है, इस पूरे को बोलते हैं क्या? समुच्चय सेट। क्या बोलते हैं? समुच्चय सेट। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? समुच्चय ही बोलेंगे। अब मैं कह सकता हूं ए बिलोंग्स टू ए। स्मॉल ए जो है वो बिलोंग्स टू करता है ए में। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो ये स्मॉल ए है वो समुच्चय ए में से ही आता है। जो ये ए है ना, स्मॉल ए जो अवयव है वो समुच्चय ए का ही एक अवयव है। अब हम लिख सकते हैं, अगर यहां पर मैं लिखता, तो अगर यहां पर डी नहीं है तो यहां लिखता डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि डी जो है वो ए में से आता नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखते? डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सभी इसके क्या है? अवयव हैं। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। अगर मैंने कहा ए, अब हम यहाँ लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो स्मॉल ए है वो समुच्चय ए में से आता है। तो यहाँ पर एक और नोट पॉइंट लिखते हैं। एक नोट पॉइंट ये है कि समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों मतलब कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी हम किसी समुच्चय को लिखेंगे तो उसको हमेशा अल्फाबेट के उसे हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े मतलब कैपिटल लेटरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक समुच्चय लिखा है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर से। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा नोट पॉइंट ये है कि समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर मतलब स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? छोटे लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, छोटे लेटर से प्रदर्शित करेंगे। साथ ही संख्याओं द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हम इसको लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, और प्राकृतिक संख्या किसे होती हैं? अगर आपको नहीं पता है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो हमारे इसी चैनल पर वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ा रखा है। तो आप उस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। तो आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि समुच्चय हम किसे कहते हैं, और समुच्चय के एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। सुपरिभाषित का मीन्स भी समझ में आ गया। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के बारे में जो संग्रह दे रखा है, किसी वस्तुओं का संग्रह दे रखा है, उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी हो, क्लियर कट, वेल डिफाइंड हो, नो कमेंट्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपरिभाषित कहेंगे। तो जिसमें हमने आपको ये एग्जाम्पल बताए थे, और साथ के साथ हमने ये भी कहा था कि यदि क्लास में हम बोले क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों का संग्रह है, तो क्या ये समुच्चय होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा है उसकी बिल्कुल स्पष्ट जानकारी नहीं है, सुस्पष्ट, एकदम नीट एंड क्लियर जानकारी नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है किसकी तुलना में, हमने कहा ये बच्चा इंटेलिजेंट है, तो अगला हो सकता है कि वो गणित में इंटेलिजेंट हो, लेकिन दूसरे वाला किस में इंटेलिजेंट हो? इंग्लिश में इंटेलिजेंट हो सकता है दूसरा वाला हिंदी में इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है तीसरा वाला हो सकता है वो वाला बच्चा जो है वो सोशल में वीक हो। तो इस तरीके से उसके बारे में सुस्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इंटेलिजेंट बच्चों का जो संग्रह होगा वो समुच्चय
नहीं कहलाएगा। अब हमने कहा कि भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाजों का समुच्चय, तो ये भी क्या होगा, ये भी समुच्चय नहीं कहलाया जाएगा। क्यों नहीं कहलाया जाएगा? क्योंकि इसमें भी हमें पता नहीं है कि कौन कितना सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने समझा था कि यदि x a का अवयव है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि हमने कहा कि x a का अवयव नहीं है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और अगर अवयव है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x बिलोंग्स टू a। और हमने समझा था कि जैसे हमने माना a बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो हमने क्या किया, a बराबर इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया है, क्योंकि हमेशा जब भी हम किसी समुच्चय को लिखेंगे तो उसको मजला ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? जैसा कि ये जो दिख रहा है इसको मजला ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मजला ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये मजला ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम समुच्चय के क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जो भी अंक होंगे उनको हम समुच्चय के क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, और इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को बोलेंगे समुच्चय। ठीक, तो अगर मैंने कहा a जो है a का अवयव है तो कहेंगे a बिलोंग्स टू a, और हमने नोट पॉइंट लिखाया था जी, जैसे कि इसमें कहा था कि समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जब भी हम किसी समुच्चय को रिप्रेजेंट करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं b एक समुच्चय है 1 2 3 5 8। ठीक, तो हमने इस समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट किया है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। ठीक, अब यहाँ पर एक और नोट पॉइंट दे रखा है कि समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम किसी समुच्चय को लिखेंगे और उसके अवयवों को रिप्रेजेंट करेंगे तो छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ संख्याओं से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसमें हमने संख्याओं से रिप्रेजेंट किया है, तो अब मैंने ये कहा कि 1 जो है 1 वो b का अवयव है। जैसे मैंने कहा था ना x a का अवयव है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने कहा 1 जो है वो b का अवयव है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू b, क्योंकि 1 जो है वो b में है। बिल्कुल सही है। अगर मैंने ये कहा कि यहाँ कहा 4 बिलोंग्स टू b, तो क्या ये सही है या गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो b का अवयव है ही नहीं। तो क्या है, ये 4 जो है b का अवयव नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट। तो इसको बोलेंगे अब ये सही हो जाएगा। ठीक, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताइए कि यहाँ पर 7 जो है वो b का अवयव है, तो यहाँ पर 7 जो है वो b का अवयव नहीं है। तो अगर वो इस तरीके से देगा तो हम क्या देंगे, गलत है। अगर वो डज नॉट करके देगा तो हम क्या कहेंगे, सही है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय किसे कहते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसके अवयवों को किस तरीके से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, और क्या कहते हैं, साथ के साथ अंक समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अवयवों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, तो अब समझते हैं हम समुच्चय के बनाने की विधियां। तो समुच्चय निरूपण की जो विधियां हैं, मतलब समुच्चय को निरूपण करने की या समुच्चय के निर्माण करने की जो विधियां हैं वो कितनी है, 2। तो एक है आपकी रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, और एक है आपकी समुच्चय निर्माण विधि। क्या है, एक है समुच्चय निर्माण विधि और एक है आपकी रोस्टर या सारणीबद्ध विधियां। तो इसकी 2 विधियां होती हैं, तीसरी और होती है जिसको हम कहते हैं वेन आरेख, उसको बाद में समझेंगे। लेकिन समुच्चय निर्माण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, एक होती है रोस्टर और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं कि हमें समुच्चय जो है वो समुच्चय संग्रह के रूप में नहीं दे रखा होगा, उसको हमें सभी अवयवों को एक समुच्चय के अंदर व्यवस्थित करना होता है। क्या करना होता है, रोस्टर विधि में हमें सभी अवयवों को, समुच्चय के सभी अवयवों को मंजिला ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित करना होता है, मतलब सूचीबद्ध करना होता है। जबकि हमें क्या करना है इसमें, जबकि समुच्चय निर्माण विधि में हमें क्या करना होता है कि जो रोस्टर विधि में जो अब समुच्चय दे रखा होगा उसके जो सभी अवयव सूचीबद्ध दे रखे होंगे उनको एक कॉमन कॉमन रूल्स में लिखा जाएगा, जिसका सर्वनिष्ठ गुण धर्म में लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ये सभी समुच्चय लिखे हुए हैं तो इनके लिए हमें एक तरीके का सर्वनिष्ठ गुण धर्म लिखा जाएगा, मतलब एक तरीके का
एक रूल्स लिखा जाएगा जिस पर ये सभी आधारित होंगे, तो उसको हम बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि, और इसको हम बोलते हैं रोस्टर सारणी विधि। तो इसमें देखते हैं समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे हमने ये कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय कह रखा है, लेकिन यहाँ पर जो अवयव है अब उनको हम क्या करेंगे, सूचीबद्ध करेंगे। क्या करेंगे, सूचीबद्ध। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे रोस्टर, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में लिख लो या सूचीबद्ध रूप में लिख लो, तो क्या हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा AEIOU। तो अब हमने क्या किया, जो हमें समुच्चय दे रखा है, क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय जो दे रखा है, उसको, उसके सभी अवयवों को हमने क्या कर दिया, सूचीबद्ध कर दिया है मझला ब्रैकेट के अंदर। तो इस वाली विधि को हम बोलते हैं रोस्टर विधि। तो हमने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम स्कूल के अक्षरों का समुच्चय, जो स्कूल में जितने भी अक्षर हैं उसके अक्षरों का हम क्या लिखने वाले हैं, समुच्चय लिखने वाले हैं, जबकि ये ऐसे ही दे रखा है। ठीक, इसको हम, इस वाली विधि को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि भी बोलते हैं। लेकिन अब जब हमें ये दे रखे हैं तो अब हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर विधि में लिखेंगे, और ये जो सभी स्कूल के जो अक्षर हैं इन सबको को हम क्या करेंगे, सूचीबद्ध विधि में लिखेंगे, मतलब मझला ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोट पॉइंट देख लीजिए कि नोट पॉइंट क्या है। नोट पॉइंट ये है कि समुच्चय, समुच्चय के अंदर, समुच्चय के अंदर एक अवयव, एक अवयव को एक बार से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या है, अक्षर की पुनरावृत्ति, अक्षर जो है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। कैसे, अगर मैंने लिखा a बराबर 2,2, तो यहाँ पर एक अक्षर जो है वो 2 बार आया है और अक्षर की क्या होगी, पुनरावृत्ति, तो यहाँ पर अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होगी, सही समुच्चय ये होगा, क्योंकि एक अक्षर को एक ही बार लिखा जाता है समुच्चय के अंदर, ना कि उसका रिपीटेशन होता है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा स्कूल के अक्षरों का समुच्चय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको रोस्टर विधि में लिखेंगे तो ये रोस्टर रूप में ये हो जाएगा, इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, SCHOL। अब यहाँ पर ओ कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। ओ अक्षर जो है वो 2 बार दे रखा है, इसलिए एक बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया है कि समुच्चय के अंदर अवयवों का रिपीटेशन नहीं होता, मतलब एक अवयव एक ही बार लिखा जाता है, एक से ज्यादा बार नहीं। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि a इज इक्वल टू एक्स सच डेट, इसको बोलते हैं सच डेट। क्या बोलते हैं इसको, सच डेट। एक्स सच डेट, एक्स एक पूर्णांक है और यहाँ पर एक्स का जो मान है -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो यहाँ पर अब हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, किसमें, रोस्टर रूप में। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा आपका, x क्या है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक कितना है, पूर्णांक क्या होती है, प्लस की भी होती है माइनस की भी होती है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर -3 से बड़ा है x का मान, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लेना है x का मान। 7 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है x का मान। अब हमें इससे बेटर को भी क्या लिखना है, बेटर को भी हमें रोस्टर विधि में लिखना है, मतलब रोस्टर रूप में लिखना है। तो आई होप आप उसको लिख लेंगे। अब क्योंकि इसमें क्या करना है, जो बेटर है उसको हमें अक्षरों का समुच्चय रोस्टर विधि में लिखना है, और यहाँ पर टी और ई डबल बार आया है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BETR। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई डबल बार आया है, टी भी डबल बार आया है, जबकि हम रोस्टर विधि में क्या करते हैं, सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, और समुच्चय के अंदर एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखते, अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए जो 2 बार अवयव आता है उसको केवल एक ही बार नोट करते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, इसके लिए एक ऐसा नियम बनाना है जो इसको फॉलो करे, जिसके फॉलो करने पर ये सभी संख्याएं क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए।
या प्रदर्शित हो उस रूल से। तो यह समुच्चय के सभी अवयवों का, समुच्चय जो होगा उनके सभी अवयवों का एक ऐसा सर्वनिष्ठ नियम बनाता है जिससे ये सभी के सभी फॉलो करें। तो यहाँ पर अब हम इसको देखें तो सॉल्यूशन, तो हम इसको लिख सकते हैं समुच्चय। क्या लिख सकते हैं इसको? समुच्चय लिख सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स सच डेट एक्स और बराबर ये हो जाएगा एन और एन प्लस वन। जैसे मैंने एन बराबर वन रखा, क्या रखा? एन बराबर वन रखा, तो ये वन हो जाएगा और वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू। और मैंने एन बराबर टू रखा तो यहाँ तो टू हो जाएगा, टू प्लस वन कितना हो जाएगा? थ्री। एन बराबर मैंने थ्री रखा तो यहाँ तो थ्री हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा? फोर। एन बराबर मैंने फोर रखा तो यहाँ तो फोर हो जाएगा और फोर प्लस वन कितना हो जाएगा? फाइव। एन बराबर मैंने फाइव रखा तो यहाँ तो फाइव हो जाएगा और फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा? सिक्स। एन बराबर मैंने सिक्स रखा तो यहाँ पर तो सिक्स हो जाएगा और एन प्लस वन मतलब सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा? सेवन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एन है उसका मान वन के बराबर है और सेवन के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पर जो एन है उसका मान वन भी है और वन से बड़ा भी है, एन का मान सेवन भी है और सेवन से छोटा भी है, तो अब जब हम एन का मान वन लेंगे तो ये जाएगा वन, वन प्लस वन तो वन बाई टू हो जाएगा। एन का मान टू लेंगे तो ये हो जाएगा टू और टू प्लस वन कितना हो जाएगा? थ्री, तो टू बाई थ्री। एन का मान हम थ्री लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? थ्री और थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा? थ्री बाई फोर। एन का मान अगर हम फोर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा फोर और फोर प्लस वन कितना हो जाएगा? फाइव। एन का मान अगर हम फाइव लेंगे तो यहाँ हो जाएगा फाइव और यहाँ फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा? सिक्स। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट का सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? ये समुच्चय, ये हो जाएगा समुच्चय ए बराबर, यहाँ पर देखा जाए तो एक्स सच डेट एक्स बराबर है क्या? एक प्राकृतक, प्राकृतक संख्या, प्राकृतक संख्या का वर्ग है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। आपको पता चल रहा होगा एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ और चार का वर्ग 16 और 25 और पांच का वर्ग 25। तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? एक सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो कल हम इसके प्रकारों को समझेंगे। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे कि वो इसका लेक्चर का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।